रिगार्ड चलिए बताइए अच्छा। सर। अरे चलिए बात करना चाहिए था पहले। ठीक है सर। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है सर, आप आज के वेबिनार को शुरू कर सकते हैं सर। स्वागत है जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेहमान, जैसा कि जानते हैं कि आज भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति, जो कि इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स लखनऊ का एक स्वायत्त अंग है, आज वो हिंदी की जो ज्योति है जिन्होंने जलाई है उन पर एक लगातार चर्चा करता है, परिचर्चा करता है, ऐसे लोग जिन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। और जैसा हम जानते भी हैं कि आज विश्व हिंदी दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हिंदी के विकास में जॉर्ज ग्रियर्सन के योगदान के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभद्रा पांडे जी, जो कि शुभदा हिंदी विभाग जी शुभदा पांडे पांडे। जी शुभदा पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हिंदी विभाग मेवाड़ नमस्कार। विश्वविद्यालय मेवाड़ से हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्राचार्य हैं JSMP कॉलेज एटा के। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर निगम जी, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम सभी हमारे अपने वक्ताओं का और हमारे अध्यक्ष का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम आज के इस कार्यक्रम की जो सचिव हैं, कार्यक्रम सचिव डॉक्टर प्रमीला अवस्थी जी, जो कि साथ ही साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी, जो कि कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की नींव बनने वाले, जिन्होंने इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी है, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने का विचार सोचा और मूर्त रूप में लेके हमारे साथ आए, हम आज के इस कार्यक्रम में हमारी इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का भी स्वागत करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर सुभदा पांडे जी हैं। सुभदा जी 30 से अधिक पुस्तकों पर उनकी चर्चाएं हुई हैं। उनकी मुख्य कृतियों में इंद्रपरी का पत्र, नन्हे मुन्नों की कहानियां, दूध में पानी मटर में पानी, आओ पर्यावरण बचाएं जैसी रचनाएं शामिल हैं। आपकी अनेकों कृतियां हैं, दर्जनों संकलन है, बहुत सारी संकलित पुस्तकें हैं। तमाम पुस्तकों में आपने संपादकीय सहयोग भी दिया है। सैकड़ों शोध पत्र आपके हिंदी और उससे जुड़े हुए विषयों पर प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा जो हमारे कार्यक्रम के अन्य विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश सक्सेना जी हैं। डॉक्टर राकेश सक्सेना जी लेखन सहभागिता में लगातार से जुड़े रहते हैं, सहयोग किया है। उन्होंने 20 से अधिक लेखन सहभागिता में हिस्सा लिया है। उनकी मौलिक 4 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। 15 से अधिक संपादित कृतियों का उनका प्रकाशन हो चुका है। आप आकाशवाणी केंद्र आगरा, दिल्ली, जयपुर से नियमित काव्य प्रसारण करते रहते हैं। आप पूर्व सदस्य रहे हैं हिंदी सलाहकार समिति, वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की। आपके निदेशन में 20 से अधिक छात्र छात्राओं ने PhD की उपाधि भी हासिल की है। आप यूनिसेफ के भी सदस्य हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कथाकार, समीक्षक, संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर निगम जी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने उसमें 2003 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका सक्रिय लेखन 1985 से वर्तमान तक जारी है। आप वर्तमान में एक स्वतंत्र लेखक के तौर पर अपने कार्य को कर रहे हैं। उनकी प्रकाशित कृतियों में मूड, इम्तिहान एक कथा संग्रह है, जंगल का तापमान, खदबदाहट कविता संग्रह उनका प्रकाशित हो चुका है। उनकी समीक्षाओं में भीतर धाम, बाहर छाओ ऐसी रचनाएं प्रकाशित हुई। उन्हें पत्रकारिता प्रदीप प्रदाप एक संपादन पुस्तक है उनकी, और स्मृति मंजूषा प्रार्थना का संकलन एवं संपादन भी आपने किया है। हम अपने सभी मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और हम सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुभदा पांडे जी से निवेदन करते हैं कि वो आज के कार्यक्रम के अंदर जो हिंदी के विकास में जॉर्ज ग्रियर्सन जी का योगदान है, उस विषय पर अपने विचार रखें। डॉक्टर सुभदा पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण वेबिनार में मुझे वक्ता के रूप में बुलाने के रूप में, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं विश्व हिंदी दिवस की। ये क्या ही संदेश है सुभदा जी, कि मैं ये आज कहना हम
शुभ्रा जी, मैं माफी चाहता हूँ, बीच में रोक रहा हूँ। ये प्रमीला जी और श्याम सुंदर जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना माइक म्यूट कर लें जब अन्य वक्ता बोल रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ उनसे, श्याम सुंदर जी और प्रमीला जी अपना माइक म्यूट करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। हाँ, सादर सभी को अभिवादन। और आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर, इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में मुझे अध्यक्ष के रूप में, प्रथम वक्ता के रूप में आपने आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले आप सभी का हार्दिक आभार मानती हूँ। और क्या ही सुखद संयोग है कि आज हम विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं और उसमें हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जो हमारे देश का नहीं था, लेकिन जिसने हमारे देश की हिंदी साहित्य को वैश्विक पटल पर लाने का वह ऐतिहासिक कार्य किया जो भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास बन गया। आइए सबसे पहले हम उनके योगदान से भी पहले उनके बारे में थोड़ा जानें। उनका पूरा नाम है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। उनका जन्म 7 जनवरी 1851 में हुआ। उनकी मृत्यु 9 मार्च 1941 में हुई। ये ब्रिटिश भारत के प्रशासक और भाषा विद्वान थे। भाषा विज्ञान की ये रुचि होने के कारण इन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं और लोकगीतों पर विशेष अध्ययन करना आरंभ किया। जब वे प्रशासनिक कार्यों हेतु बंगाल और बिहार में नियुक्त थे, तब उनका ध्यान भारत के मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा हिंदी पर गया और वहाँ की आंचलिक भाषाओं में प्रचलित लोकगीतों पर भी गया। उनके बहुत से आलेख और पुस्तकें प्रकाशित हुई। इन्होंने भाषाओं के अध्ययन हेतु अनेक सर्वेक्षण किया और उनकी गणनात्मक प्रस्तुतियां एकत्र की। इसको देखते हुए 1898 में वे भारत के नवसृजित साहित्य लिखने के सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किए गए। इन्होंने अपना भारत के कार्य के लिए 1988 तक अपना कार्य जारी रखा। यह कार्य निश्चित रूप से चूंकि एक मानक रूप में प्रथम था, इसलिए दुरूह भी था, क्योंकि इनके पूर्व जो साहित्य और सामग्री उपलब्ध थी वह इनके लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए इन्होंने जगह जगह जाकर के, जगह जगह रुक कर, ठहर करके वहाँ के साहित्यकारों की सूची, वहाँ के लोकगीतों के संकलन को एकत्र किया। यह एक महती कार्य कहा जा सकता है। और 1928 तक इन्होंने जो अपना एकत्र किया साहित्य, हिंदी साहित्य का, उसको उन्होंने 19 वॉल्यूम में अपने भाषाई सर्वेक्षण की उपलब्धियों को प्रकाशित किया। उनकी सैकड़ों प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य जो है वो प्रकाशित हुआ और उसको सम्मानित किया गया। भाषाई अध्ययन और भाषा विज्ञान के अध्ययन हेतु इनके शोध और प्रस्तुतियां मेरुदंड जैसी हैं। भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वे सूर्य कहे जा सकते हैं। आइए उनको स्मरण करते हुए हम भारतीय साहित्य का इतिहास की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या दिया जो हमारे लिए मेरुदंड, मानदंड और मापदंड बना। उन्होंने चूंकि भारत में रह करके और भारत के जनजीवन से संपर्क किया, इसलिए वह मूलतः जान पाए कि भारतीय दर्शन और आध्यात्म ही भारत की मौलिक विशेषता है, मूल विशेषता है और एक ऐसी विशेषता है जिसकी संकल्पना विश्व भर में ख्याति लब्ध है। इसलिए उन्होंने भारतीय साहित्य का अध्ययन करते करते वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने
यह अमर वाणी लिखा, यह अमर वाक्यांश, यह जयघोष लिखा कि भक्ति काल को ही हिंदी का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। और निश्चित रूप से उनका यह कथन, उनकी यह घोषणा, उनका यह उद्घोष हमारे साहित्य को वर्चस्व की उस श्रृंखला में सर्वोपरि अंकित कर गया जिसमें हम सर्वमान्य हुए, सर्व प्रतिष्ठित हुए, सर्व गणमान्य हुए। तो जॉर्ज ग्रेसर्न का यह आलेख, यह उनका उपहार हम कभी भुला नहीं सकते। जॉर्ज ग्रेसर्न के द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान का प्रकाशन 1822 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। यद्यपि ग्रेसर्न ने शिवराज सिंह सरोज के ग्रंथ को आधार बनाया, तथापि उसने अपने ग्रंथ में काल विभाजन के साथ साथ समय समय पर उठी प्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया। अतः उनका यह शोधात्मक ग्रंथ अधिक मानक, वैज्ञानिक और प्रामाणिक माना गया। इसमें उन्होंने 952 कवियों का उल्लेख किया। यद्यपि इस ग्रंथ को पढ़ते हुए इतिहास के भाव का बोध नहीं होता, फिर भी इसके व्यापक अध्ययन व प्रस्तुति को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जा सकता है। ग्रेसर्न ने हिंदी साहित्य के स्वरूप और विकास से संबद्ध जिन मान्यताओं की स्थापना की, वे आगे चलकर इतिहास के लेखकों का किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करती रही। जॉर्ज ग्रेसर्न ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य पर तथा क्षेत्र निर्धारण में जिस निश्चयात्मक वैज्ञानिक बुद्धि का परिचय दिया, वह नितांत प्रशंसनीय है। उन्होंने हिंदी भाषा की परिधि में संस्कृत, पाली, अपभ्रंश तथा उर्दू भाषाओं को अलग अलग रखा। उन्होंने भक्तमाल, गोसाई चरित्र, हजारा नामधारी आदि ग्रंथों का, काव्य ग्रंथों की सामग्री का उपयोग करते हुए यथा मूल आधारों तथा अन्य काव्य ग्रंथों की सामग्री का उपयोग करते हुए अनेक संदर्भों को भी समेटा। इससे उनके एक सच्चे इतिहास लेखक के लिए महत्वपूर्ण गुणों की प्रविष्टि हो गई। उनके इतिहास लेखन में गुण तटस्थता, ईमानदारी, प्रामाणिकता, समन्वयकता, ऐतिहासिक चेतना, समानुपातिकता, निष्पक्षता तथा समग्रता आदि के गुण परिलक्षित होते हैं। उन्होंने उपलब्ध सामग्री को क्रमानुसार रखा एवं काल विभाजन करते हुए प्रत्येक अध्याय को काल विशेष का सूचक बताया और प्रत्येक अध्याय के अंत में उस काल के गौड़ कवियों का भी उल्लेख किया। प्रत्येक काल की परिस्थितियों, प्रवृत्तियों और प्रेरक स्रोतों का विभाजन करना भी वे नहीं भूले। इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का पितामह कहा जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम की नाना प्रवृत्तियों जैसे चारण काव्य, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य के रूप में रखकर भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा। यह नहीं है कि इसके पूर्व हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा ही नहीं गया। इसके पूर्व 19वीं सदी के अंत में अनेक ऐसे ग्रंथ निर्माण किए गए जिनमें हिंदी साहित्य के निर्माताओं के व्यक्तित्व और कृतित्व का उल्लेख मिलता है, किंतु यह सब कुछ अति संक्षेप और व्यष्टि रूप में प्राप्त हुआ। समग्रता का अभाव वहां भी खटकता रहा। जैसे 84 वैष्णव की वार्ता,
भक्तमाल, कविमाला आदि में कवि कृति और इष्ट विशेष का उल्लेख तो अवश्य है, पर व्यक्तित्व और कृतित्व का अभाव है। साथ ही कालक्रम का सन संवत का भी अभाव है, अतः यह इतिहास की श्रेणी में मान्य नहीं हो सका। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में गौरसाद तासी का नाम प्रथम रूप से लिया जाता है और विशिष्ट भी है। ये एक फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ लिखे, जिसकी रचना उन्होंने अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू के कवियों का परिचय दिया गया है। ग्रंथ के आरंभ में लेखक ने 24 पृष्ठों की एक भूमिका लिखी, हिंदी भाषा और उसके साहित्य के विषय में विचार प्रकट करते हुए उर्दू भाषा को भी सम्मिलित किया है और हिंदी के प्रधान कवियों की जीवनियों और उनके काव्य ग्रंथों की चर्चा की है। हिंदी के प्रधान कवियों की जीवनियों और चर्चा करते हुए उसका विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। साहित्यगत प्रवृत्तियों की चर्चा नहीं की, न ही काल विभेदन का प्रयास किया, अतः यह ग्रंथ ऐतिहासिक दस्तावेज बनने से वंचित रह गया। फिर भी इसकी साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व कहीं कम नहीं है और इस तरह तासी हमारे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रथम प्रकाशक बने। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिवराज सिंह सेंगर का शिवराज सिंह सरोज। इसमें लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण जुटाए गए हैं। इतिहास की दृष्टि से यह भी पूर्णता परिपूरक ग्रंथ प्रमाणित नहीं हो सका, फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए व्यापक सामग्री उपलब्ध करा सके। इसमें दो राय नहीं है कि सरोज जी को ही आधार मान के जॉर्ज ग्रेसर ने अपने इतिहास लिखने का शुभारंभ किया, लेकिन ग्रेसर ने जिस तरह से इतिहास का काल विभाजन किया और कवियों की बृहद प्रस्तुति की, उनकी रचनाओं और उनके जीवनियों का उल्लेख किया, इस तरह से उन्हें हम हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम उनको याद करते हैं, उनको पितामह मानते हैं और भक्ति काल को स्वर्ण काल कह करके उन्होंने हिंदी साहित्य को जो सम्मान दिया, जो शिखर प्रदान किया, हम उनके इस भक्ति भावनात्मक चेतना को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं अपने अगले अतिथि को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर राकेश सक्सेना जी। मैं अतिथि को बुलाने से पहले मैं माफी चाहूंगा कि डॉक्टर रितेश चौधरी जी को किसी कारणवश किसी मीटिंग में जाना पड़ा और वो अब कहते हैं इस आज के वेबिनार का संचालन नहीं करेंगे और उन्होंने मुझे इस संचालन का कार्यभार मुझे संभालने के लिए कहा है। और तो मैं उनकी तरफ से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपने अगले अतिथि को बुलाऊंगा मिस्टर राकेश सक्सेना जी को कि वो आए और आज के इस वेबिनार में अपना योगदान दें। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र कुमार प्रजापति जी। सर्वप्रथम मैं अपनी सौम्य कर्मशील आत्मीय दीदी डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति से जोड़कर श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी, जो अभी कुछ ही समय में हमसे जुड़ने वाले हैं, कवि कहानीकार
डॉक्टर श्याम सुंदर निगम जी, डॉक्टर सुविधा पांडे जी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार प्रजापति जी और डॉक्टर रितेश चतुर्वेदी जी, जो अभी किसी कार्यवश थे और हमारे बीच से अभी कुछ देर के लिए चले गए हैं। इनके और सानिध्य और सामीप्य का मुझे जो सुख मिल रहा है, इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इन सभी विभूतियों के साथ साथ अपने प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन करते हुए सभी को सादर नमन करता हूं। साथियों, अभी सुविधा पांडे जी ने जॉर्ज ग्रियर्सन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे समक्ष रखी हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्वस्थ स्वरूप की परिकल्पना में विचरण करते हुए एक नाम जहन में उभरता है, जिनको डॉक्टर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के नाम से जाना जाता है। वे सुप्रसिद्ध इतिहासकार, अंग्रेजी साहित्यकार एवं अन्वेषक थे। 7 जनवरी 1851 ईस्वी में आयरलैंड में जन्मे, भारतीय सिविल सर्विस के अधिकारी के रूप में आप भारत के बंगाल क्षेत्र में आए और यहाँ के लोक जीवन में रहकर आपने 33 वर्षों तक पर्याप्त परिश्रम करके, असंख्य व्यक्तियों से पत्राचार करके, संपर्क स्थापित करके भारतीय भाषाओं एवं बोलियों के विषय में प्रामाणिक आंकड़े और विवरण एकत्र किए और हिंदी का इतिहास भी लिखा। आपकी मूल भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन हिंदी व संस्कृत से उनका विशेष अनुराग था। 17 वर्ष की आयु में ही आपने रॉबर्ट एटकिंसन से संस्कृत तथा मीर औलाद अली से हिंदुस्तानी सीख ली थी। ब्रिटिश हुकूमत में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी, बहुभाषाविद और आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले आप पहले भाषा वैज्ञानिक थे। आपकी ख्याति का प्रमुख ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। बुद्ध और अशोक की धर्मलिपि के बाद ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें दैनिक जीवन में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों का दिग्दर्शन प्राप्त होता है। सन 1886 ईस्वी में वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्राच्य विद्या विशारद सम्मेलन में भारत की ओर से आपने सहभाग किया था और हिंदी भाषा भाषी प्रदेश के मध्यकालीन भाषा साहित्य और गोस्वामी तुलसीदास पर एक लेख का वाचन भी किया था। शोधपरक दृष्टि के फलस्वरूप इस लेख से ग्रियर्सन को प्रोत्साहन मिला और इसी से प्रोत्साहित होकर, इसी से प्रेरित होकर आपने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का प्रणयन किया था, जो सर्वप्रथम 1888 ईस्वी के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात 1889 ईस्वी में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन संभव हुआ। रचना काल और रचनाशीलता की दृष्टि से
जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी के विकास में, मैं समझता हूं कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कार्य उन्होंने किया था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। और दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण कार्य था वो था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था वो तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन। आपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण का कार्य 1894 ईस्वी से आरंभ करके 1927 ईस्वी में समाप्त किया। यह 11 बड़ी बड़ी जिल्दों में कई भागों में प्रकाशित है। ये ग्रंथ भारतीय सरकार के केंद्रीय प्रकाशन विभाग कलकत्ता शाखा के द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसमें भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों के उदाहरण संकलित हैं, जिसमें तिब्बती, चीनी, बर्मी, ईरानी भाषा परिवार को भी सम्मिलित किया गया है। भाषा शास्त्र के साथ साथ आपने लोक साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसा अभी हमको सुविधा जी ने बताया था। आपने सन 1884 ईस्वी में समबिहारी फोक सॉन्ग तथा सन 1886 ईस्वी में सम भोजपुरी फोक सॉन्ग्स नामक 2 प्रमाणिक लेखों को प्रकाशित कराया। सन 1885 ईस्वी में आपने द सॉन्ग ऑफ आलाज मैरिज लेख इंडियन एंटीक्विटी पत्रिका में प्रकाशित कराया। इसी वर्ष 2 वर्शंस ऑफ द सॉन्ग्स गोपीचंद को संकलित किया। सन 1889 ईस्वी में जर्मनी की पत्रिका JDMD में नयकवा बंजारा गीत प्रकाशित कराया। बिहार पीजेंट्स लाइफ आपकी मौलिक कृति है। यह बिहारी लोक जीवन का विश्वकोश माना जाता है। इस ग्रंथ की शैली नागरी और रोमन दोनों लिपियों में है। सन 1885 ईस्वी में कलकत्ता के बंगाल सेक्रेटेरिएट प्रेस से यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी। जॉर्ज ग्रियर्सन मूलतः अंग्रेजी इतिहासकार थे, अतः उन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक में हिंदी का जो इतिहास लिखा वो अंग्रेजी भाषा में लिखा। सन 1888 ईस्वी में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। तदंतर सन 1889 ईस्वी में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के आरंभिक प्रयासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर का को भी माना जाता है, किंतु उनकी पद्धति वर्णानुक्रमी थी। कालानुक्रमी पद्धति में जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी का इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा, जिसमें कालखंड को 11 अध्यायों में बांटा गया है। ये अध्याय चारण काल सन 700-1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान नाम से विभाजित किए गए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकारों के
साहित्य का विश्लेषण विवेचन कर उनके महत्व को सामने लाने में योगदान दिया। कुल 952 कवियों को स्थान दिया, जिसमें 886 कविगण शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज में भी शामिल हैं। लेकिन इनकी विशेषता क्या थी? इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने 886 शिव सिंह सरोज में जो शामिल थे उनको भी ले लिया, और 66 जो है वो नए कविगणों को भी इन्होंने शामिल किया था। ग्रियर्सन की इस अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद हिंदी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने किया था, जिसका नाम रखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी द्वारा सन 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन कराया गया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास बतलाया। मतलब इतिहास भी बतलाया, वो कौन सा बताया? सर्वप्रथम इतिहास जो है वो बतलाया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने। जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी इतिहास में तुलसीदास संबंधी जो अंश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। आपने तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन सन 1886 से 1981 तक पुस्तक में तुलसी को महात्मा बुद्ध के बाद बड़ा अवतार बताया। तुलसीदास आपके पसंदीदा कवियों में थे। आपने तुलसी पर एक नहीं अपितु 12 निबंध लिखे थे। यह अंश उनके गहन अध्यवसाय का परिचय कहा जा सकता है। इस अंश का संबंध सन 1885 ईस्वी के वियना में आयोजित 7th अंतरराष्ट्रीय प्राच्यविद सम्मेलन में वाचन किए गए उनके शोध पत्र का नाम था द मेडिवल वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान विद स्पेशल रेफरेंस टू तुलसीदास से है। आपके अनुसार तुलसीदास एज ए फादर एंड मदर डिलाइट टू हियर द लिस्पिंग प्रैक्टिस ऑफ देयर लिटिल वन। तुलसीदास की जीवनी, कृतित्व और दार्शनिक मान्यताओं के आकलन का आरंभिक प्रयास होने के कारण इसका हम ऐतिहासिक महत्व मान सकते हैं। यद्यपि परवर्ती विद्वानों ने ग्रियर्सन को हिंदी इतिहास एवं भाषा संबंधी कार्यों को औपनिवेशिक प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं पाया है। उनका मानना है कि 11 कालखंडों में जो अध्यायों की संख्या है ये अधिक है। नामकरण की बजाय इनको शीर्षक कहना उपयुक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहा था। ग्रियर्सन हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा मानते थे। इससे क्या जाहिर होता है? इससे स्पष्ट होता है कि उनके लेखन में पश्चिमी जातीय श्रेष्ठता का बोध था, ईसाई मत के प्रति अतिरिक्त समर्पण था तथा ब्रिटिश शासन तंत्र के प्रति वफादारी का प्रभाव कितना अधिक जो है वो दिखाई देता है। फिर भी हिंदी साहित्य विकास में उनके योगदान को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। उनके योगदान को भूलना उनके साथ अन्याय होगा। अगर आज हमारे देश में भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों, लोक साहित्य एवं हिंदी इतिहास लेखन को जो गौरव प्राप्त हुआ है, इस दिशा में
उनके प्रयत्नों को भुलाया नहीं जा सकता। एक अंग्रेजी इतिहासकार, साहित्यकार द्वारा भले ही अंग्रेजी भाषा में सही, हमारा हिंदी इतिहास तो सर्जनात्मक धरातल पर सामने आया, इसे कमतर नहीं आंका जा सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंदी, जय शब्द गंगा। गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूं, गुरुदेव उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश सक्सेना सर आपका। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रहे मिस्टर श्याम सुंदर निगम जी से दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा कि वो आए और आज अपने वक्तव्य को हमारे समक्ष आज के वेबिनार में रखें। मिस्टर श्याम सुंदर निगम जी। माइक ऑन नहीं है। निगम जी, हाँ माइक ऑन कर लीजिए। जी जी। सर माइक ऑन है आपका, सर माइक को ऑन कर लीजिए। मोबाइल में माइक वाले पे एक बार टैप कर लीजिएगा, दबा दीजिएगा तो माइक ऑन हो जाएगा। जहां पे 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, वीडियो, माइक और कट करने वाला रेड कलर का बटन, माइक वाले पे एक बार क्लिक करिए। हाँ सर, हाँ? आ गया आ गया। हाँ जी हाँ जी 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 जी। पांडे जी, हाँ नमस्कार। पैर छूता हूँ। प्रमला जी आदरणीय, पैर छूता हूँ। सुविधा जी, डॉक्टर राकेश जी, हमें ये बताइए कि हाँ। आप जैसे विद्वानों के बीच में, गुरुओं के बीच में हमारे जैसे एक छोटे से लेखक की क्या जरूरत थी? इतना विशद आंकड़ों सहित और उसकी जो रीच है उनके लेखन की, ग्रंथ की, इनको सबको इस ढंग से रेखांकित किया है आपने कि, और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी लेकर के। मगर क्योंकि पांडे जी का आदेश था जो मेरे लिए हमेशा अध्यादेश जैसा रहता है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, उनके पास बैठ करके ही तमाम सारी बातें सीखने का मौका मिलता है। आज ग्रेजुएशन के बारे में बात करते हुए अगर हम वही आंकड़े जो अभी बताए गए हैं, कितनी उनकी किताबें हैं, क्या क्या किया उन्होंने, कैसे किया, ये सब दोहराने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती। हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता है। जिस समय इस कार्य को इन्होंने किया था उस समय अपने देश की स्थिति क्या थी? जी। हम चारों तरफ आज़ादी की लड़ाई उस समय चल चुकी थी, छिड़ चुकी थी, लोगों के बीच में भाव चल रहा था। ईसाई मिशनरियां भी उस समय अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। क्या बहुत ही ग्रेजुएशन जी से क्षमा मांगते हुए, क्या वास्तव में उनका दृष्टिकोण साहित्य का ही था या वो अपने राजा देश के प्रतिनिधि थे? यहाँ पर हमारी
जड़ों में घुस करके, हमारे लोक में घुस करके, हमारी भाषाओं की सारी सूचना इकट्ठा करके, किस लिए, क्या हमारे लिए कर रहे थे, या अपने शासन को उस समय हमारे भीतर की सारी सूचनाएं जान करके पहुंचाने का छद्म प्रयास था। ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने इस सर्वेक्षण में मद्रास और उधर के कुछ स्थानों को क्यों छोड़ा। हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ भाषाओं को क्यों छोड़ा, क्यों बिहार और बंगाल और इसको लेकर के बिहारी भाषा के नाम से एक भाषा तैयार कर दी। ये क्या हमको बांटने की साजिश थी क्या, हमको कमजोर करने की साजिश थी क्या। इस पर आप जैसे विद्वानों को, क्योंकि हम तो एक बहुत छोटे से लेखक के स्तर पर हैं, रचनाएं लिख सकते हैं, आप लोग शोध से जुड़े हैं और ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां इस दृष्टि से नए ढंग से शोध करवाने पर अपने छात्रों को या स्वयं अपने स्तर पर इस पर विचार कर सकते हैं। क्यों नजीर को स्थान क्यों नहीं दिया गया इतना महत्व। तुलसी का कारण हो सकता है, चूंकि स्वयं ग्रियर्सन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बाइबिल के उस हिस्से का अनुवाद करवाया उन्होंने जो अपव्ययी पुत्र था। उस कहानी हमारे मानस को पकड़ने के लिए, भारत के मानस को पकड़ने के लिए उस कथा का अनुवाद कराया और कई भाषाओं में अनुवाद कराया। तुलसी के प्रिय होने का कारण यह है कि चूंकि वो भी भक्त थे, भीतर से वो भी धार्मिक थे, और तुलसी की भक्ति जितनी सुदृढ़, जितनी मजबूत, जितनी आत्मीय है, यही हम कहें कि सूर को क्यों उतना महत्व नहीं दिया उन्होंने। तो ये बातें हमारे विचार में आप लोगों के लिए, डॉक्टर राकेश सक्सेना, सुविधा जी, ये आप लोगों के लिए विचार का विषय है। हम तो बहुत ज़्यादा पत्रिकाएं जो आती हैं उनमें से अपने मन की रचनाएं पढ़ लेते हैं। शोध का विषय बहुत ही अध्यवसाय और अध्ययन का विषय है जी। तो क्या इस दृष्टि से हम विचार इस पर कर सकते हैं क्या। और मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष मैं जरूर हूँ, मगर मेरे बाद अगर किसी को इस बात पर कुछ कहना है तो वह जरूर कहे, यह नहीं कि अध्यक्ष बोल चुके हैं तो मुझको नहीं कहना है। डॉक्टर पांडे जी का आशीर्वचन हमको मिलना ही चाहिए, तो हम, हाँ, वो बहुत जरूरी है। जी तो जी। उसमें इस मान्यता को हम तोड़ेंगे, इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ग्रियर्सन ने बोलियों के बदलाव के आधार पर भाषा में भेदभाव किया, हिंदुस्तानी भाषा का जिक्र न किया, कई भेद अपने ढंग से पैदा किए। ऐसी स्थिति इंग्लैंड में भी रही होगी, जगह जगह वहां पर भी बोलियां इस तरह की रही होंगी, थोड़ी थोड़ी दूर पर वहां भी बोलियां बदलती होंगी। तो ये अंग्रेजी की दुर्दशा ऐसी क्यों नहीं हुई, अंग्रेजी क्यों बनी रही, और हिंदी की भाषा जो है वो अपनी अस्मिता को नहीं बचा पाई। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक या अस्मिता संबंधी संकट था, या उनकी प्रतिबद्धता थी, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। आगे, बिहारी भाषा का नाम क्यों दिया, क्यों बनारस, पटना, दरभंगा को हमसे भाषा के आधार पर क्यों अलग किया, क्या करना चाहते थे वो, इस हिस्से को अलग करके उस हिस्से को अलग करके, क्योंकि उससे कोई हिंदी की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता पर असर पड़ा नहीं, मगर ये उनके दिमाग की उपज थी, क्योंकि संस्कृत का लगाव था वहाँ बंगाल में और वही प्रभाव उधर पड़ रहा था। इसलिए शायद उन्होंने, अब जो भी उनकी अपनी दृष्टि रही हो दूसरे, क्योंकि वो एक प्रशासनिक पद पर बैठे हुए थे, ये स्वयं वो लोकमानस में नहीं घुसे,
अपने कर्मचारियों के माध्यम से, कारकुनों के माध्यम से यहाँ से ये इकट्ठा कर लाओ, यहाँ से ये इकट्ठा कर लाओ, तो हमारे जनमानस से उस शब्द रूप में जुड़ गए, आंकड़ों के रूप में जुड़ गए, मगर उस जमीन में जा करके नहीं जुड़े। जी वो ऐसी जगह बैठे हुए थे। सबसे बड़ी जो दिक्कत ये आई वो ये आई, जब तक आप खेमचंद सुमन जी को याद कीजिए, जिस समय वो अपना ग्रंथ तैयार कर रहे थे, दिवंगत साहित्य सेमी, वो एक छोटी सी बात से उनको पीड़ा हुई। पद्म शर्मा जी के अंतकाल के समय किसी संचालक ने गलत पद्म शर्मा का रेफरेंस दे दिया और वो दुखी हो गए कि ये हमारे साहित्य की स्थिति है कि हम अपने लेखकों के बारे में, दिवंगत लेखकों के बारे में जानते तक नहीं है। और वो झोला डाल करके निकल पड़े, डायरी लेकर के, और गांव गांव जा करके, घर घर जा करके, लोगों से मिल करके, ऐसे तो वहां जुड़े हो जा करके, उन स्थितियों से जुड़े, उस परिवार से जुड़े जाकर। तो ये कैसा व्यवधान। चलिए, तो हमारा कहना ये है कि अब खत्री जी का खड़ी बोली में कविता को नकार दिया उन्होंने। क्या था, अयोध्या प्रसाद जी ने खड़ी बोली में कविता का प्रयोग किया, उन्होंने कहा नहीं, खड़ी बोली में तो कविता हो ही नहीं सकती है, ये ब्रजभाषा इसका विषय है। आज खड़ी बोली छाई हुई है सर पर। तो उनकी दूरदृष्टि काम कर रही थी या राकेश जी, जी क्योंकि आपने बहुत विवेचन अच्छा किया है, तो हमारी एक पाठक के रूप में, श्रोता के रूप में ये जिज्ञास टिप्पणियां आप अपने ध्यान में रखें। और जी जी जहां पर भी हैं, तो ये क्या हुआ कि उसको ब्रजभाषा करके और खड़ी बोली को कि नहीं साहब ये, और एक बहुत ऐसी टिप्पणी लिखी उसमें उस कविता को लेकर के कि इसमें इसका कोई स्थान नहीं, ये जगह बना नहीं सकती है, इसमें वो लालित्य नहीं है। इसका कारण केवल एक ये था कि वो लोक मानस में घुसे नहीं थे। हम कह रहे हैं कि लोक बोलियां, लोक भाषाएं एकत्रित किया, कलेक्शन कर लेना, दुकानदार कलेक्शन कर सकते, मगर जहां से वो चीज पैदा होती है, खेत से, खेतिहर से कपड़े भीजे उस महिला से जो धान को निराती है, वो संवेदनाएं इनके पास कहां से आ सकती हैं। संवेदनाएं तभी आएंगी जब हम वहां जाकर के जुड़ेंगे। आंकड़े इकट्ठा करना दूसरी बात है, सामर्थ्य है, पब्लिश करना दूसरी बात है। हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारा जो लोक धर्म है, उसकी रक्षा करना कोई ठेकेदार बन करके नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसको हम करेंगे और हमारे लोगों ने किया इसको। पांडे जी कहते हैं, हमेशा कहते हैं पांडे जी कि साहित्य मनुष्य लिखता है, तो उसके लिए साहित्य से जुड़ने के लिए पहला भाव आपको ये जोड़ना पड़ेगा। बाइबिल ही क्यों दिखी आपको अनुवाद कराने के लिए? दूसरे ग्रंथ क्यों, हमारे ग्रंथ क्यों नहीं दिखे? क्योंकि उसका आप प्रसार करवा रहे थे मिशनरियों के माध्यम से। उस समय जोर था, उसका चारों तरफ ब्रिटिश शासन प्रचार करवा रहा था। तो ये आक्षेप तो नहीं है, मगर ये कि इसको विचार इस पर आप जैसे विद्वानों को जरूर करना चाहिए। हिंदी को वर्नाकुलर का सर्वेक्षण किया, हिंदी को समेट दिया। हिंदुस्तानी क्यों नहीं आई, वर्नाकुलर, वो छोटी छोटी भाषाएं ही क्यों रह गई, ये नाम क्यों दिया आपने? अरे भाई, हिंदुस्तानी भाषा इसका नाम दे सकते थे, हिंदी का नाम दे सकते थे। क्या जानबूझ करके अंग्रेजी के खिलाफ इसको पछाड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए ऐसा किया? अंग्रेजी के साथ तो ऐसा नहीं किया। वहां पर, वहां भी बोलियां बदल नहीं, सब जगह जगह पर अंग्रेजी बनी रही, और हिंदी जो है वो देश भाषा के नाम पर ये सर्वेक्षण वर्नाकुलर का कर दिया। चलिए, इतिहास तो बना ही बना, मगर प्रेम सागर को ले लीजिए। प्रेम सागर में एक हमारे यहाँ का मानक है प्रेम सागर। अब उसमें कि उर्दू के शब्द बहुत अधिक हैं, हिंदी का नहीं माना जाना चाहिए। भाई, वो शब्द ऐसे थे जो जनमानस में इतने घुल गए थे कि वो सब आदमी बोल रहे थे। आज भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू के हैं, अंग्रेजी के हैं, मगर वो उर्दू हिंदी जैसे रह ही नहीं गए, वो सब हिंदी हो गए। आज हमारा मजदूर, समय हो रहा है सर, आज हमारा मजदूर मोबाइल को रिचार्ज करता है,
ये उसकी भाषा हो गई है। मजदूर ने जो काम करती हैं, कभी सुने हैं आप उनको, तो वो कहती हैं मोबाइलवा कहाँ धर दिए। जी, मोबाइल वो उन अंग्रेजी का शब्द बैठता जाए, तो भाषा की ये वेधक शक्ति हमने वहां से छीन ली और हमारे लोगों को कैद कर दिया उन क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय बोलियों में, जिसको हम गर्व के साथ कहते हैं कि इन्होंने काम किया किया आंकड़े का काम किया, इतिहास बनाने का काम किया, मगर किसी दूसरी तरफ एक हमारा नुकसान भी किया। और बहुत ही भक्ति के आंदोलन के बारे में कि भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा, स्वर्णकाल था, डॉक्टर पांडे ने भी रेखांकित किया था, मगर श्याम उसके सुंदर दास। पहले और उसके पीछे के साहित्य को हम किस कोट में रखेंगे? क्यों कि वो समय वैसा था, वो परिस्थितियां वैसी थी जिनमें वो लिखा गया। वो किसी स्वर्ण काल से कम नहीं है। जो जैसी स्थिति, चारण काल को लीजिए, जो चारण थे उनकी क्या स्थितियां थी। अगर वो इस तरह से बंदी जन हो करके अपनी बातें दरबार में न कहते, राजा से न मिलता उनको, तो क्या उनका पालन हो पाता? हिंदी वहां से आगे चल पाती? वो चली इसीलिए इसलिए वो जो प्रस्थान बिंदु है हमारा, हम उसे ही स्वर्णकाल मानने में क्यों हिचक रहे हैं? शुरुआत तो वहां से की उन्होंने। जिसने शुरुआत की विश्व ब्लोवर था, उनको सलाम प्रणाम। इस मंच पर हमको पकड़ कर बैठाने के लिए आदरणीय पांडे जी का, परिमला जी का बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर राकेश जी, सुविधा जी, आपको सुन करके आज मुझे लगा कि नहीं, जिन अध्यापकों ने मुझको पढ़ाया था वो अध्यापक आज भी हैं, आज भी हमारे सामने हैं। आप लोग गुरु हैं, मैं कहीं नहीं हूँ। आप सबको अध्यापक के रूप में प्रणाम करता हूँ। मेरी उम्र पर न जाइए, आप बड़े हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, छोटा हूँ। प्रणाम। आप बहुत बड़े हैं दादा। आपके लिए तो बस इतना कह सकता हूँ उम्र कि पर न जाइए, आप अध्यापक हैं, आप नहीं, गुरु हैं। मैं आपको दो पंक्तियां देना चाहता हूँ कि जी निगाहे यार तुझसे अपनी मंजिलें मैं पाऊंगा, जी निगाहे यार तुझसे अपनी मंजिलें मैं पाऊंगा, तुझे जो भूल जाऊंगा तो राह भूल जाऊंगा, तुझे जो भूल जाऊंगा तो राह भूल जाऊंगा। क्या बात, क्या बात। क्या अब बात, क्या बात। मैं गुरुदेव को सुनना चाहता हूँ, उसमें जी गुरुदेव जी का जी आशीष मिल जाए। मैं दरख्वास्त करूंगा लक्ष्मीकांत पांडे जी से कि वो सबने रिक्वेस्ट करा है, तो सर आप कुछ कहें और आपका आशीष हम सबको मिले, प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे विलंब से सम्मिलित होना पड़ा, इसके लिए सबसे क्षमा याचना। सुभद्रा जी तीनों लोगों में मेरी सबसे पुरानी परिचित है। हालांकि वो एक छोर से दूसरे छोर पहुंच गई, आशीर्वाद है आपका। सिलचर से सीधे मेवाड़, वीरभूम में पहले क्रम से चले। पहली बात तो ये आज विश्व हिंदी दिवस है और हम सभी जानते हैं कि 2006 से पूरे विश्व में दूतावासों के माध्यम से हिंदी दिवस 1975 में हुए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो नागपुर में हुआ था, उसकी स्मृति में मनाया जा रहा है। और आज विश्व हिंदी दिवस के दिन हम जो भी योगदान रहा है उस पर तो चर्चा बाद में, लेकिन एक विदेशी विद्वान के माध्यम से इस दिवस को मना रहे हैं। ये भी एक संकेत है कि हिंदी आज नहीं,
विश्व हिंदी बहुत पहले से बन गई थी, किसी भी रूप में। डॉक्टर श्याम सुंदर निगम जी ने एक बात कहा था कि इसमें मुझे क्यों बुलाया गया, उसका एक कारण था, और वो कारण राकेश सक्सेना जी को और शुभदा जी को बताना चाहूंगा। श्याम अवश्य। सुंदर निगम जी इस उम्र में एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। वे भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्यकार कोश तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए पूरे देश से नहीं विदेशों तक से लगातार निरंतर आमंत्रित कर रहे हैं कि जो रचनाकार हैं वे अपना पत्रक, अपना विवरण आप तक भेजें। हमने भी बहुत कोशिश की है हिंदी क्षेत्रों के अलावा हिंदी क्षेत्रों के रचनाकारों को उन तक पहुंचाने की, और राकेश जी लगातार मंचों से और आयोजनों से जुड़े हैं, और शुभदा जी भी। तो इन लोगों से निवेदन है कि उनके इस कार्य में भी सहयोग करें। और जी गुरुदेव, और थोड़ी सी अवश्य स्मृति अवश्य। कि श्री सिंह सरोज या ग्रियर्सन या गारसान दत्तासी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु या क्षेमचंद सुमन, इन लोगों ने भी वो कठिनाइयां कभी झेली होंगी जो आज श्याम सुंदर निगम जी झेल रहे हैं। इसलिए खग समझे खगही की भाषा, उस वेदना से आप पीड़ित हैं, और इसलिए हमने इस खोजपूर्ण अभियान में लगातार आप सक्रिय हैं, और इसीलिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आपसे निवेदन किया था। बहुत सारी बातें क्रिएशन के विषय में आज हुई। शुभदा जी ने बहुत वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान दिया, एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने न केवल ग्रियर्सन के योगदान को रेखांकित किया, बल्कि 284 वैष्णव वार्ता और भक्तमाल, एक प्रकार से हिंदी साहित्य का पूरा क्रमिक विकास प्रस्तुत किया। राकेश सक्सेना जी ने भी उनके व्यक्तित्व और जीवन से लेकर के उनके साहित्यिक और विशेष रूप से खोजपूर्ण अवदान की बड़ी सूक्ष्म समीक्षा की। हम इसके लिए आभारी हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ हिंदी साहित्य में ग्रियर्सन पर बहुत कम सामग्री मिलती है। इन विद्वानों ने कहाँ कहाँ से खोजा होगा, कितना पढ़ा होगा, इस एक छोटे से कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए इन्होंने पूर्व पीठिका कहाँ से बनाई है, ये बड़ा श्रम साध्य कार्य था। तुलसी सुर और निराला पर तो तमाम तथ्य मिल जाते हैं और लोग बोल लेते हैं, ग्रियर्सन पर बोलना सहज नहीं था, और इसलिए मैंने बहुत गंभीरता से सोचा कि वही लोग बोल सकते हैं जिनकी पठन पाठन में और अध्ययन में अभिरुचि है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे विद्वान वक्ताओं ने उस दायित्व को आज पूरा किया। ग्रियर्सन पर बहुत नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना कहा गया है कि उसमें कुछ कहने के लिए शेष नहीं है। केवल 2-3 बातें जो निगम साहब ने कही हैं। ग्रियर्सन आयरिश थे, इंग्लिश नहीं थे। बिहार के शिक्षा निदेशक रहे, ICS होकर आए थे, और ये तो सभी जानते हैं कि जो ICS अधिकारी होते हैं वे पहले राजभक्त होते हैं और बाद में देशभक्त होते हैं। वो चाहे तब के रहे हों चाहे आज के हों, और अपने जातीय बोध के मामले में जितना आयरिश लोगों में गौरव बोध है उतना विश्व के किसी देश में नहीं है। वे स्वयं इंग्लैंड के सताए हुए लोग थे,
लेकिन ग्रियर्सन जब यहाँ आए तो उन्होंने कुछ कार्य तो सरकार के निर्देश पर किए गए। उन्हें अंग्रेजी सरकार ने ये दायित्व सौंपा था कि आप भारत की सारी बोलियों का सर्वेक्षण करके बताइए, क्योंकि उस समय एक मांग चल रही थी कि इस देश की असली भाषा कौन है और उसको हम लोग यहाँ के राज्य कार्य के लिए उपयुक्त माने। बड़ा भारी विरोध तो उनका इसीलिए होना चाहिए कि उन्होंने एक बड़ा विवादास्पद विवरण दिया है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कि आर्य पहले तो भारत से आए थे और वह भी 2 बार में आए थे। पहली बार आए थे तो उन्होंने मध्य देश पर कब्जा किया और दूसरी बार जब फिर उनका आक्रमण हुआ तो मध्य देश वाले आर्यों को ही उन्होंने भगाया और वे धीरे धीरे पूरब की ओर चले गए और इसलिए उन्होंने बंगाली, बिहारी, मराठी इनको बहिरंग भाषा मान लिया और ब्रजभाषा और पंजाबी को उन्होंने अंतरंग भाषा में मान लिया। तो हम लोगों को पहले तो यही नहीं पछता कि आर्य बाहर से आए थे और दूसरी बात वो भी आर्य एक बार आए पराजित किया, फिर दूसरी बार आए तो आर्यों को ही पराजित किया। तो भारतीयता का भाव रखने वाले लोग जानते हैं कि यहीं से उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। एक और विचित्र बात कि उन्होंने हिंदी के पहले या आधुनिक आर्य भाषाओं के पहले जो भाषा थी संस्कृत, पाली, प्राकृत, मराठी, अपभ्रंश, उनकी चर्चा नहीं की। उन्होंने सीधे वर्गीकरण आधुनिक आर्य भाषाओं का करके बंगाली, बिहारी और मराठी, पंजाबी को तो बांट दिया। ये नहीं बताया कि इनका मूल स्रोत क्या था और मूल स्रोत अगर संस्कृत था और संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तक हम आए थे तो संस्कृत एक भाषा क्यों थी और आधुनिक आर्य भाषाएं अंतरंग और बहिरंग में कैसे बदल गई। तो इस ढंग से तमाम विवादित प्रसंग हैं, भाषा विज्ञान के लोग जानते हैं। ये भी जानते हैं कि उन्हीं के काल में सुनीति कुमार चटर्जिया ने उनका खंडन किया। हालांकि उन्होंने भी बंगला का पक्ष ज़्यादा लिया, तो मैथिली को भी बिहारी नहीं मानते थे, उसको भी बंगाली से जोड़ लिए थे। तो ये विवाद तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। तुलसी या बिहारी पर एक वाक्य 2 वाक्य लिख देना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उन पर लिखने लायक हैं तो लिखा गया। विदेशी लोग जो ये मानते थे कि हिंदुस्तान में साहित्य है ही नहीं, उनको ऐसी साहित्यिक रचनाएं मिलना ही उनके लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था। तब उनके यहाँ ऐसी रचनाएं लिखी ही नहीं जा रही थी। जब 15वीं सदी में पूरा यूरोप दुखांत में लीन था तो भारत में साहित्य आनंद और रस की वर्षा कर रहा था। यही उनको आश्चर्य लगा तो प्रशंसा करने लायक था, इसलिए प्रशंसा उनकी विवशता थी, वह कोई हमारे ऊपर उनका एहसान नहीं था, उनको आश्चर्य था। ग्रियर्सन की एक जरूर महत्वपूर्ण बात रही है कि उन्होंने कहा था कि लोक साहित्य को मानक साहित्य से अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी देश का जो जन जीवन है, लोक जीवन है, वह वहाँ के लोक गीतों में अधिक उभरता है, उसको भी हमें साहित्य मान लेना चाहिए। और जो पीजेंट साहब बिहार लिखा था तो उसके पीछे कारण ये था कि वो बिहार में ही ज़्यादा दिन रहे, वहीं के शिक्षा निदेशक रहे। राजस्थान में तो बाद में गए दोबारा जब आए। ये सारी बातें सही हैं कि उस युग में उनके पास जो भी संकलन हुआ है वह हिंदुस्तानियों के कर्मचारियों के रूप में जो नियुक्त थे उनके द्वारा, तो वह उतना प्रामाणिक नहीं रहा होगा जितना होना चाहिए।
वे शोधक नहीं थे कि गली गली जा कर के स्वयं खोज किए। उनको जो मिला वह आदेशात्मक रूप में उनके पास आया, इसलिए वे स्रोत उतने प्रामाणिक नहीं हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय हम कर क्या रहे थे। शिव सिंह सरोज तो शिव सिंह सेंगर घोड़े से गांव गांव बैठ कर जाते थे, पोतियां ढूंढते थे, उनको ले आते थे। तो कितना जटिल युग था। रामचंद्र शुक्ल तक को आधी पुस्तकें बिना देखे इतिहास में सम्मिलित करनी पड़ी, जिनको उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। तो हमें इन पूर्वजों को इसलिए याद करना चाहिए कि उन्होंने जो भी साधन मिले उसका भरपूर उपयोग किया। हिंदी साहित्य के संग्रह में, संकलन में, उसके विवेचन में, उसके वर्गीकरण में ये उनकी व्यवस्था थी कि इससे आगे भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये हमारी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको यथातथ्य आज भी मान रहे हैं और अपनी ओर से उसको पुनर्व्याख्यायित या विवेचित नहीं कर पा रहे हैं। अभी देर से आने का कारण था, साहित्य अकादमी में एक यही वेबिनार था और महावीर प्रसाद द्विवेदी पर बात हो रही थी, उसमें सम्मिलित होना पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी उसी युग के थे, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। अस्थिरता और अनस्थिरता एक शब्द पर पूरे देश में महीने भर आंदोलन चला था कि शुद्ध क्या है, और आज सोशल मीडिया पर हम 100% अशुद्ध लिखते हैं और इसके बाद भी कहते हैं कि जिसको जो करना है कर ले, हम तो इसी को सही मानते हैं। ये विश्व भाषा हिंदी के संदर्भ में हमें सोचना चाहिए कि हम आज भी आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहे हैं, और ये पीछे जाना हमारे लिए, हिंदी के लिए, विश्व भाषा हिंदी के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का जो शिक्षित तबका है वह अशुद्ध को ही शुद्ध मानने के लिए तैयार बैठा है। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि उच्च न लिखिए, गृह न लिखिए, हमारे लिए घर ज्यादा बढ़िया है, वह शुद्ध हिंदी का है, लेकिन शुद्ध लिखिए। और हम लोग रोज देखते हैं इतना अशुद्ध, मात्राएं, विराम चिन्ह ये तो गायब हो गए। हमें इस बात का भी दुख है कि हिंदी के पास आज भी अपना व्याकरण ऐसा नहीं है जिसको हिंदीतर लोगों को, दूसरी भाषा के लोगों को सरलता से समझाया जा सके। हम क्या पढ़ाएंगे, हम साहित्य पढ़ा के क्या पाएंगे? हमें तो भाषा सिखाने के लिए व्याकरण को सरल बनाना है, व्याकरण को सिखाना है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि एमए तक के जो लड़के आते हैं उन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय का पता नहीं। संस्कृत में 3 लिंग थे, हिंदी में 2 लिंग हो गए, तो जो संस्कृत का नपुंसक लिंग था वो हिंदी में किधर कहाँ गया ये किसी को पता नहीं। ये दुर्भाग्य है कि नपुंसक लिंग संस्कृत में तो था, वो सारे जड़ वस्तुओं के लिए, उनमें से कौन स्त्रीलिंग हुआ, कौन पुल्लिंग हुआ, शब्द तो जिंदा है। हिंदी में उनके अपने प्रयोग हो रहे हैं। अरे एक चीज बटी होगी तो उसकी कोई व्यवस्था भी तो हुई होगी कि ये इसलिए इसमें जाएगा, ये इसलिए इसमें जाएगा, नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि जब अंग्रेजी अपने व्याकरण के बल पर जिंदा है, विश्व भाषा इसलिए बनी कि वो सीधे उनका एक व्याकरण है और उसको पढ़ाया जाता है, और दुर्भाग्य है कि हिंदी वाले भी उसी व्याकरण के आधार पर वाक्य विन्यास करते। तो हम कब तक पाणिनि के युग में लुप्त वर्णों को आज भी जिंदा रखे हैं, बोल नहीं पाते? तो न हम पाणिनि के बल पर हिंदी को जिद खड़ा रख पाएंगे। अभी एक दिन हमने पढ़ा कि ड और ढ का, ढ और ढ फारसी का, अरबी का प्रभाव है। उनके यहाँ नुक्ता लगता था तो हमने भी नुक्ता लगा दिया। अरे नुक्ता अलग चीज है और ढ अलग चीज है। दुर्भाग्य है
कि हिंदी में यही सब पढ़ाया जा रहा है। ग्रियर्सन तो विदेशी थे, आयरिश थे, बाहर से आए थे। बाइबल का अनुवाद कराया कि हिंदी माध्यम से बाइबल समझी जाए, और इसके लिए उन्हें एक भाषा की खोज थी। ये भी सही है कि ऐसी भाषा जो पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में लोग समझ लें, उसके लिए उन्होंने पूरा सर्वेक्षण किया। उनको लगा कि खड़ी बोली में अगर सरल भाषा में लिख दिया जाएगा तो बिहार से लेकर राजस्थान तक के लोग समझ लेंगे। ये उनके निहित उद्देश्य होंगे, लेकिन कभी कभी गलत उद्देश्य से भी किया गया कार्य फलवती हो जाता है, और सही उद्देश्य से भी हम काम करते हैं और गलत हो जाता है। तो उनके द्वारा हिंदी का एक व्यवस्थित इतिहास भले न आया हो, लेकिन इतिहास की नींव के लिए एक पत्थर तो रखा। और हम सब जानते हैं कि नींव के पत्थर अनगढ़ होते हैं। हम खूब जानते हैं कि शुक्ल जी के इतिहास में, शुक्ल जी निर्णयात्मक आलोचना के आदमी थे। वो फतवे जारी करते थे, उसमें तमाम फतवे गलत हुए, लेकिन आज उन फतवों को सुधारने की जगह हम शुक्ल जी को ही सुधारने में लगे हुए हैं। कितने लोग हैं जो शुक्ल जी की आलोचना गालियों तक कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से हटकर हमें महापुरुषों को, हमारे लिए जिन्होंने योगदान किया, वो देशी हो या विदेशी, इसलिए याद करना चाहिए कि उनके माध्यम से हमें थोड़ी धुंधली रोशनी मिल रही है। उसको हम आगे प्रकाश में बस परिवर्तित करें, परावर्तित करें। और इन्हीं के साथ आप लोगों के प्रति आभारी हूँ कि आप लोगों ने पूरे परिश्रम और पूरी निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और आगे देवेंद्र जी और प्रमिला जी। बहुत देवेंद्र जी, बहुत, हाँ जी, सॉरी सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं प्रमिला मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैम आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर कुछ कहना हो तो मैम आप भी कुछ कहें। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे अतिथि विद्वान गण यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपने विद्वतापूर्ण भाषण से हम सबको जो बातें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के संदर्भ में बताई, वो निश्चय ही विचारणीय है और माननीय है। आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर निगम जी ने जो शंकाएं और डॉक्टर ग्रियर्सन के संदर्भ में जो विवादास्पद स्थितियां थीं, उनकी ओर भी ध्यान खींचा। और डॉक्टर ग्रियर्सन के संदर्भ में डॉक्टर शोधा पांडे जी, डॉक्टर राकेश सक्सेना जी ने इतना अधिक शोधपूर्ण वक्तव्य दिया है कि उस संदर्भ में आगे कुछ भी कहना समय को अनर्गल प्रयोग करना है। अभी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी ने कहा कि नींव के पत्थर अनगढ़ होते हैं। बात सही है, इसमें कई बातों का समाहार है। डॉक्टर श्याम सुंदर निगम जी ने जिस प्रश्न को, जिस बिंदु को उठाया कि उनकी कई मान्यताएं विवादास्पद रही हैं, और उसमें जो हिंदुस्तानी वाला प्रकरण था वह भी, इस संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था और उस समय अपने लेखों में इस बात का विरोध भी उन्होंने किया था। तो और दूसरा प्रश्न ये भी था कि खड़ी बोली में पद्य की रचना असंभव है। जब अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी पुस्तक उनके पास भेजी तो उन्होंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह असंभव कार्य है और यह संभव नहीं हो सकता है। इसमें, इस आंदोलन में श्रम और धन दोनों ही व्यर्थ में खर्च किए जा रहे हैं। दूसरी बात एक मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगी कि
आयरिश विद्वान तो थे, और उन्होंने ये जितने महत्वपूर्ण कार्य उनके बताए गए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के साथ साथ उन्होंने बिहार पीजेंट लाइफ आदि, बिहार पर तो कई, बिहार के 7 व्याकरण इत्यादि कई किताबें पुस्तकें लिखी जो उनके मानदंड उनकी बन गई। उसके साथ साथ जो एक चीज और थी वह थी वो एक बड़े कुशल पाठ संपादक भी थे। उन्होंने पाठ का संपादन भी किया और उसमें भी रामचरितमानस, जो कि जैसा कि अभी वर्णित किया गया कि तुलसी उनके विशेष प्रिय थे, और उनका सबसे बड़ा तो योगदान ये कि हमारे भारत की जो साहित्यिक परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही थी उसको भी, और हिंदी की भी साहित्यिक परंपरा को विदेशों तक, और आध्यात्म परंपरा को उन्होंने विदेशों तक रोशन किया। ऐसा नहीं था कि वो पहले ही भाषा विज्ञानी थे। भारतवर्ष की तो प्राचीन युग में भाषा विज्ञान पर पर्याप्त कार्य हुआ। भाषा विज्ञान के सभी रूप, सभी अंग, रूप, अर्थ, वाक्य, ध्वनि, इन सभी अंगों पर पर्याप्त चिंतन मनन हो चुका था, जिसका प्रमाण हमें प्रतिशाख्य, यास्क, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के कार्यों से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। उनका अष्टाध्यायी और महाभाष्य तो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ हैं ही, जिनका सहारा आज के भी भाषा वैज्ञानिकों को लेना उनकी मजबूरी है। लेकिन आधुनिक काल में जो इन्होंने कार्य किया वो निश्चय ही सराहनीय है। इसलिए जैसा कि अभी डॉक्टर पांडे ने कहा कि सोचना यह चाहिए कि हम उस समय क्या कर रहे थे। श्री किशोरी लाल गुप्त जी ने जब उनके इतिहास का संक्षिप्त टिप्पण अनुवाद किया तो उस उनके उन्होंने समर्पण में यही कहा कि आप विदेशी विद्वान होते हुए भी आपने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास दिया। पहला इतिहास क्यों, ये सारी चर्चा हो चुकी कि उससे पहले तो फ्रेंच के गासा दत्तासी भी थे, शिव सिंह सरोज भी थे, उनका इतिहास आ चुका था। लेकिन जो बातें उन्होंने शामिल नहीं की थी उसका उन्होंने बृहद विवेचन अपने इतिहास ग्रंथ में किया। तो जहाँ तक भाषा वैज्ञानिक, इतिहास ग्रंथ, लोक साहित्य, इन सब की चर्चा तो हो ही चुकी है। लेकिन जो एक बात थी वो पाठ संपादन की, तो पाठ संपादन उन्होंने मानस का किया, और रामचरितमानस का मानस रामायण के नाम से उसे खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित वो हुआ। और उस समय मानस की जितनी भी लिखित, मुद्रित जितनी भी प्रतियां थीं वो सब उन्होंने मंगाकर उसका अध्ययन कर, मनन कर, मिलान कर उसका एक मान्य पाठ तैयार किया, और इसलिए इसमें इन्होंने काफी श्रम करके इसको प्रकाशित कराया। इसके बाद इसके अलावा जायसी का पद्मावत और बिहारी सतसई का भी पाठ संपादन किया, और बिहारी सतसई का संपादन करके उसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित भी करवाया। इस जो बिहारी सतसई का उन्होंने संपादन किया, उस संपादन का आधार लल्लू लाल कृत, जो लल्लू लाल संपादित बिहारी लाल चंद्रिका है, और उन्होंने अपने टीका का जो नाम रखा है, उन्होंने जो अपने संपादित कृति का नाम रखा है वह भी बिहारी सतसई लाल चंद्रिका टीका रखा। यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने संपादन में लल्लू लाल जी का ऋण स्वीकारा है। तो बहुत सी, जैसा कि अभी हमारे निगम साहब ने कहा कि उनकी विवादास्पद भी वक्तव्य रहे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ ऐसा दिया, जैसे फादर कामिल बुल्के ने जो कार्य किया हम उनकी निष्ठा पर संदेह नहीं करेंगे। ऐसे ही हम
इन आयरिश विद्वान, इन्होंने कम से कम किसी भी निहित स्वार्थवश किया हो, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण खाका तो भारतीय भाषाओं का इतिहास का एक खींचा, और इसलिए वो विदेशी होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए उसको एक रास्ता दिया जिस पर आगे, जैसे बताया कि जिस समय ग्रंथ लिखा जाता है उस समय जो उपलब्ध सामग्री होती है, जितना हम शोध कर पाए होते हैं उनके आधार पर हम डाटा देते हैं, लेकिन काल क्रमानुसार हम आगे बढ़ते हैं, नई चीजें जब हमें ज्ञात होती हैं या कोई कदाचित भाव भी प्रतीत होता है तो उसका खंडन भी हमारे विद्वत समाज ने किया है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में तो ये काफी कुछ हुआ है, और आप सबने इसमें बहुत अभिरुचि के साथ भाग लिया और हमारे एक निवेदन को सभी ने एक बार में ही स्वीकार कर लिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, सबको बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चंद्रशेखर जी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी है, नमस्कार। हाँ, चंद्रशेखर जी आप भी। देवेंद्र जी। हाँ जी सर। देवेंद्र जी। हाँ जी सर, सर सुन रहा हूँ सर, आदेश करें आगे बढ़े। ओके सर। सर आज का जो वेबिनार है, आज हम समापन की ओर हम आ चुके हैं, और आज के वेबिनार भारतीय इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल की एक सेवा समिति है, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र सेवा समिति। इसमें सर जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी के विकास में सर जॉर्ज ग्रियर्सन का योगदान पे आज का वेबिनार है, और ये अब हम समापन की ओर आ चुके हैं, और मैं अपने चेयरमैन सर मिस्टर चंद्रशेखर जी से दरख्वास्त करूंगा कि आज की धन्यवाद ज्ञापन कृपया करके आज की वेबिनार की समापन की घोषणा करें। जी धन्यवाद देवेंद्र जी। सर्वप्रथम हम इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के स्वायत्त अंग भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के द्वारा आयोजित इस विचार मंथन में उपस्थित अपने सभी सम्मानित विद्वान वक्ताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, और आज के इस विचार मंथन से जो बातें निकल के सामने आई हैं उसमें सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। जो सवाल उठाए गए जॉर्ज ग्रियर्सन पर वो भी सत्य प्रतीत होते हैं, परंतु उनके योगदान को हम लोग नहीं भुला सकते, क्योंकि हिंदी भाषा का जो स्वरूप है हमारे सामने, जो शब्द भंडार हैं, जो हमारी लिपि है, उसमें भी अरबी, फारसी, उर्दू का सम्मिश्रण है, और ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जो हमारे लोकमानस में, जनजीवन में रचे बसे हैं, घुले मिले हैं, तो इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर इन शब्दों का कोई विकल्प नहीं है तो उसका कोई विकल्प भी तो नहीं है हमारे पास, कि अगर हम मोबाइल कहें तो मोबाइल का क्या विकल्प हो, ग्लास कहें तो ग्लास का क्या विकल्प है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनका कोई विकल्प भी मौजूद होना चाहिए, जो आम लोगों को समझ में आए और उसकी स्वीकार्यता हो।
और बहुत कुछ, सारा कुछ आप सभी ने कहा है। बस इस पर जो भी और आगे भी चर्चाएं होनी चाहिए। पिछले वेबिनार में हमने भाषा और लिपि को भी इसी तरह से, इसी दृष्टिकोण से देखा था कि दोनों में क्या भेद है या क्या समानताएं हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये हम करते रहेंगे। मुझे यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि आज का जो विचार मंथन रहा है उसमें बहुत सारी नई चीजें सामने आई हैं और उससे हिंदी भाषा का हित हो सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसी क्रम में हम यह जानकर हर्षित हैं कि हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी की एक कृति अभी प्रकाशित हुई है जो उनके हाथों में है, श्रीमद् भागवत गीता। मैं सर आपको बधाई देना चाहता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत भी करता हूं। इस तरह की जो कृतियां हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी हमारे नई पीढ़ी के लिए और समाज के लिए भी। बहुत सारी ऐसी चीजों को आपके इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगी जो अभी तक हम लोगों के सामने अनजाना था, अज्ञात था। इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं और हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में अपने सभी आत्मीय विद्वान वक्ताओं और श्रोताओं का फिर से स्वागत, अभिनंदन करते हैं और अपने विचार रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज के हम वेबिनार की यही समापन की घोषणा करते हैं और आप सभी का आज के वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वस्थ रहें, सेफ रहें। आप अपने आप को मास्क लगाना ना भूलें, कहीं भी बाहर निकले आप हमेशा सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि अब थोड़ा सा कोरोना का प्रकोप थोड़ा फिर से बढ़ना शुरू हुआ है। तो आप सब जहां पे भी रहें अपनी सेफ्टी बना करके रखें। इसी के साथ ही मैं आज के वेबिनार की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।